आज हम बात करते हैं कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और हेगल का द्वंद्ववाद के बाद हम आगे जो अध्ययन करने जा रहे हैं वो है कि कार्ल मार्क्स और हेगल के द्वंद्ववाद में क्या अंतर है, किस प्रकार से उसमें तुलना की गई है। हेगल के द्वंद्ववाद का आधार विचार है, जबकि कार्ल मार्क्स के अनुसार द्वंद्ववाद का आधार भौतिक पदार्थ है। कार्ल मार्क्स के लिए तो पदार्थ ही अंतिम सत्य है। विचार से पदार्थ का जन्म नहीं होता, बल्कि पदार्थ से विचार का जन्म होता है। ये कार्ल मार्क्स का मत है। कार्ल मार्क्स ने बताया कि मनुष्य की चेतना मनुष्य के अस्तित्व को निश्चित नहीं करती, बल्कि उसके विपरीत मनुष्य की चेतना ही उसके सामाजिक अस्तित्व द्वारा निर्धारित होती है। अगला जो अंतर बता रहे हैं वो है कि कार्ल मार्क्स ने बताया कि हेगल का द्वंद्ववाद और कार्ल मार्क्स का द्वंद्ववाद भौतिकवाद चाहे समान हो, किंतु तत्व की दृष्टि से दोनों अलग हैं, दोनों भिन्न हैं। हेगल की भांति ही कार्ल मार्क्स भी यह मानते हैं कि विकास संघर्ष और द्वंद्व के कारण होता है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु में विरोधी तत्व विद्यमान होते हैं और उनमें टकराव होना स्वाभाविक है। इस टकराव से और संघर्ष से ही विकास को गति मिलती है, और वाद, प्रतिवाद और संवाद के रूप में। अगला जो अंतर बता रहे हैं वो है कि हेगल के लिए विकास का जो अंतिम चरण है वो निरपेक्ष विचार मानते हैं। विकास का जो अंतिम चरण हेगल जो मानते हैं वो निरपेक्ष विचार की अनुभूति, और कार्ल मार्क्स के लिए विकास का जो अंतिम चरण है वह है एक वर्गहीन समाज की स्थापना, जहां एक सुसंगठित उत्पादन व्यवस्था और आत्मनिर्भरता हो। अगला जो अंतर है वो ये मानते हैं कि हेगल का द्वंद्ववाद आदर्शवादी और काल्पनिक है, जबकि कार्ल मार्क्स का द्वंद्ववाद भौतिकवादी है। हेगल के लिए जगत का मूल तत्व आत्मा है, जबकि कार्ल मार्क्स के लिए भौतिक तत्व या पदार्थ को मानते हैं। हेगल का अंतिम लक्ष्य आध्यात्मिक व्यक्ति है, जबकि कार्ल मार्क्स का अंतिम उद्देश्य वर्गविहीन समाज की स्थापना करना है। वर्गविहीन समाज का निर्माण भी काल्पनिक प्रतीत होता है, फिर भी यह हेगल के विचारों की तुलना में अधिक वास्तविक एवं व्यवहारिक लगता है। मार्क्स कहते हैं कि हेगल ने अपने विचारों में वास्तविकता तथा प्रयोगसिद्ध तथ्यों पर कोई ध्यान नहीं दिया है। कार्ल मार्क्स ने हेगल की अपेक्षा विकास प्रक्रिया को अधिक जटिल बताया है। हेगल वाद, प्रतिवाद और संवाद की प्रक्रिया के अंतिम चरण को आत्म चेतना की संज्ञा देता है, जबकि मार्क्स उसे साम्यवाद का नाम देता है। इस प्रकार से कार्ल मार्क्स और हेगल के जो द्वंद्ववाद में अंतर है वो इस प्रकार से हम अलग अलग देख सकते हैं। कार्ल मार्क्स ने अपने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में क्या माना है, और हेगल जो है वो अपने द्वंद्ववाद में क्या बताते कि दोनों का अलग अलग है। तो दोनों में इस प्रकार हमारे को अंतर देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं आगे हम कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की आलोचना किस प्रकार से कैसे समाजशास्त्रियों ने उनकी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को आलोचना की है। सबसे पहले है वेपर का कहना है कि द्वंद्वात्मवाद की जो धारणा है वो अस्पष्ट है। कार्ल मार्क्स ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न नहीं किया कि पदार्थ किस प्रकार गतिशील होता है। लेनिन कहते हैं कि हेगल के आदर्शवाद का अध्ययन किए बिना कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को नहीं समझा जा सकता है। अगले एक कमी बता रहे हैं
अगली जो आलोचना है वो है कि सामान्य रूप से यह माना जा सकता है कि संघर्ष मानवीय विषयों में महत्वपूर्ण भाग अदा करता है, लेकिन उसे एक विश्वव्यापी नियम मानना अथवा ऐतिहासिक विकास में उसे चालक शक्ति का श्रेय देना न उपयुक्त है और न आवश्यक है, क्योंकि मार्क्सवादी ही मतलब कि केवल जो मार्क्सवादी हैं वे ही वस्तुओं के संघर्ष को समझ सकते हैं। सामान्य व्यक्ति उस संघर्ष को नहीं समझ सकता, वह बिना द्वंद्व के समझ सकता है। अगली जो समाजशास्त्रियों ने जो आलोचना की है कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की, वह है कि कार्ल मार्क्स ने हेगल के आध्यात्मिकता के स्थान पर भौतिकता पर जोर देते हैं, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया कि आध्यात्मिक शक्तियों के स्थान पर उत्पादन शक्तियाँ कैसे अधिक सही हैं। आलोचना जो करने वाले हैं उनका कहना है कि विश्व के भौतिकवादी विकास का रुख एक बार पुनः आदर्शवाद की ओर उन्मुख हो सकता है। वहीं एक समाजशास्त्री सोरोकिन, उन्होंने भी कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की आलोचना की है। उन्होंने बताया कि आधुनिक भौतिकवाद उन 3 तत्वों में से एक है जो एक वृत्त में घूमते हैं। सोरोकिन इसे सुपर सिस्टम कहते हैं। सोरोकिन के अनुसार भावात्मक, आदर्शवाद और चेतनात्मक ये लगातार एक वृत्त में घूमते रहते हैं। जब एक तत्व सामने आता है 2 बाकी के पीछे चले जाते हैं, पर रहते तीनों मौजूद हैं। बारी बारी से प्रत्येक की प्रधानता का युग आता है और विकास तीनों के योग का परिणाम है। इस प्रकार सोरोकिन ने भी इस सिद्धांत की आलोचना की। अगली जो आलोचना है वो है कि कार्ल मार्क्स कहते हैं कि पदार्थ चेतना युक्त नहीं होता है, एक आंतरिक आवश्यकता के कारण उसका विकास स्वयं होता है। वह अपने विरोधों को जन्म देते हैं। मार्क्स यह मान्यता गलत है। कार्ल मार्क्स की यह मान्यता गलत है। वास्तविकता यह है कि पदार्थ में परिवर्तन बाह्य शक्तियों द्वारा किए जाते हैं। अगर यह माने कि पदार्थ में परिवर्तन आंतरिक गतिशीलता के कारण होता है, तो यह मानने का कोई कारण नहीं है, कोई कारण नहीं दिखाई देता कि यह विकास विरोधी तत्वों में संघर्ष के द्वारा होता है। अगली जो आलोचना है, अगली जो कमी है वो बता दें कि कार्ल मार्क्स कहते हैं कि मनुष्य अपने इतिहास का स्वयं निर्माण करता है। ऐसा वह स्वयं की चुनी हुई परिस्थितियों के द्वारा नहीं करता। कार्ल मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का प्रतिपादन किया है। वह स्वयं इन विरोधी विचारों के मध्य भटक गया कि मनुष्य परिस्थितियों का निर्माण करता है अथवा परिस्थितियाँ मनुष्य का निर्माण करती हैं। इस प्रकार से ये द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की कुछ आलोचनाएं थी।